माय क्लास। चलिए डिस्कस करते हैं हमारी हिस्ट्री वाली क्लास। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने साइमन कमीशन के बारे में डिस्कस किया था। हम डिस्कस कर रहे थे कि जो साइमन कमीशन था 1919 का जो अधिनियम था उसकी जो समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। कब? 1927 ईस्वी में। जबकि 1919 का जो अधिनियम था उस पर 10 वर्षों में समीक्षा की जानी थी, लेकिन जो ब्रिटेन में चुनाव होने के कारण यह समीक्षा समिति 2 वर्ष पहले ही बन गई थी। तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे तब उस समय? लॉर्ड इरविन। कौन थे? इरविन। जो इरविन थे, इनके सुझाव पर भारतीय जो लोग थे इनको इस समिति में शामिल नहीं किया गया था। इस कारण इस कमीशन का विरोध किया गया। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे और 1928 ईस्वी में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो गो साइमन बैक के नारे लगाए गए थे। इतना हमने आपको समझाया था अपनी लास्ट क्लास में। यह नारा किसने दिया था? हमने आपको बताया था यूसुफ मेहर अली ने यह नारा दिया था, गो साइमन बैक का जो नारा था। इसके बाद हमने आपको बताया था कि जो नेहरू कमेटी थी, नेहरू कमेटी मोतीलाल नेहरू ने कब? 1928 ईस्वी में। इसमें कितने सदस्य थे? 9 सदस्य थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1928 ईस्वी में पेश की थी। इनका क्या प्रावधान था? अधिराज्य की मांग, डेमोनियन स्टेट, प्रांतों में स्वायत्तता। आगे देखिए, इसके बाद अब आता है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने भी 14 सूत्री मांग की थी। कब? 1929 ईस्वी में, और कांग्रेस ने इसकी आलोचना की थी। ये जो 14 सूत्री मांग थी ये मुस्लिमों के हित के लिए थी। जो 14 सूत्री मांग थी वो मुस्लिमों के हित के लिए थी। इन पर जो 11 सूत्री मांग थी सरकार ने कोई इन पर ध्यान नहीं दिया। तब महात्मा गांधी ने 14 फरवरी 1930 को साबरमती आश्रम चलाने का निर्णय लिया था। इससे आगे आज हम डिस्कस करने वाले हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आएगी। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो क्या था सविनय अवज्ञा आंदोलन? जो गांधी जी थे इन्होंने दांडी मार्च किया था 12 मार्च 1930 ईस्वी को। साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंच गए थे। दांडी कहाँ पर है? तो ये दांडी पड़ता है हमारा नौसारी जिला, जो नौसारी जिला है गुजरात में, वहाँ पर दांडी नामक स्थान पर वहाँ जाकर इन्होंने नमक कानून तोड़ा था। आगे देखिए, पश्चिमोत्तर क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अब्दुल गफ्फार खान ने। किसने किया था? अब्दुल गफ्फार खान। इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक एक संगठन बनाया था। किसने? अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार नामक एक संगठन बनाया था। कहाँ पर? पश्चिमोत्तर क्षेत्र में। पूर्वोत्तर क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में मणिपुर, यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व यदुनाथ कर रहे थे। कौन? यदुनाथ कर रहे थे, लेकिन इनको फांसी हो गई। तो इनकी जो बहन थी रानी गॉर्डन ल्यू जो इनकी बहन थी, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। कहाँ पर? पूर्वोत्तर क्षेत्र में। आगे देखिए, घरसाना क्षेत्र। जो घरसाना क्षेत्र था यह पहले मुंबई प्रांत यानी महाराष्ट्र में था और वर्तमान में कहाँ है? गुजरात प्रांत में है। यहाँ पर सरोजनी नायडू और इमाम साहब माणिक्यलाल वर्मा,
इन तीनों ने गड़साना के जो कारखाना था उस पर ढाबा बोल दिया था। तब ब्रिटिश सरकार ने निहत्थी जनता को बर्बरतापूर्वक दमन किया था। जो अमेरिकी पत्रकार थे बेमबिला, इन्होंने गड़साना का जो दमन का वर्णन था अपने न्यूज़पेपर में प्रिंट किया था, न्यूज़पेपर में इसका वर्णन किया था। आगे देखिए, दक्षिण भारत में सी राजगोपालाचारी ने दक्षिण भारतीय सविनय विज्ञान आंदोलन का नेतृत्व किया था। दक्षिण भारत में किसने किया था? राजगोपालाचारी ने। आगे देखिए, उसी समय जो साइमन कमीशन था इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इधर को साइमन कमीशन चल रहा था, इधर को जो सविनय विज्ञान आंदोलन चल रहा था, और इधर को साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसमें 3 गोलमेज जो सम्मेलन थे उनका प्रावधान था। किसका? 3 गोलमेज सम्मेलन का प्रावधान था। किसमें? साइमन कमीशन में। आगे देखिए, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, जब महात्मा गांधी वापस भारत आए तो उन्होंने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था, और जनवरी 1932 से लेकर के 1934 तक इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। आगे देखिए, जब ये 1934 तक आते आते जनता इस आंदोलन को लेकर के उसमें उत्साह की इसमें कमी हो गई थी। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। आगे देखिए, इसके बाद आता है पूना समझौता 1932, 24 सितंबर 1932 पूना समझौता। सांप्रदायिक पंचायत, उसकी भी स्थापना कब की गई थी? 16 अगस्त 1932 ईस्वी को। जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने की थी। उन्होंने जो दलित वर्ग थे उनको पृथक निर्वाचन मंडल देने का प्रावधान किया था। आगे देखिए, पूना समझौता। जो पूना समझौता है, जब सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई थी, कब घोषणा हुई थी? 16 अगस्त 1932 ईस्वी में। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने। उस समय महात्मा गांधी पूना के यरवदा जेल में बंद थे। कहाँ थे? पूना की जो यरवदा जेल थी उसमें बंद थे, और जो महात्मा गांधी थे वो इसी जेल को अपना मंदिर कहते थे। वहाँ पर ही उन्होंने आमरण अनशन पर बैठ गए थे। कहाँ पर? पूना जो जेल थी, यरवदा जेल थी पूना में, वहीं पर वो आमरण अनशन पर बैठ गए थे। इस कारण उनका जो स्वास्थ्य था वो बिगड़ने लगा था। क्या था? उनका जो स्वास्थ्य था वो बिगड़ने लगा था। तब मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपालाचारी, इन्होंने महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर, इनके मध्य समझौता करवा दिया था। यही समझौता पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। क्या था पूना समझौता? जब सांप्रदायिक जो पंचायत था, सांप्रदायिक पंचायत की जो सांप्रदायिक पंचायत था, मीन्स इसका मतलब क्या था? 16 अगस्त 1932 को जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उन्होंने रैमजे मैकडोनाल्ड, इन्होंने जो दलित वर्ग थे उनके निर्वाचन मंडल देने का प्रावधान किया था। इसमें जो सिख थे उनको भी पृथक निर्वाचन मंडल देने का वादा किया था। तो जो सांप्रदायिक पंचायत था उसकी घोषणा होने के बाद कब? 24 सितंबर 1932 ईस्वी को, जब महात्मा गांधी पूना की यरवदा जेल में बंद थे। तब जो महात्मा गांधी थे इनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था। क्यों? क्योंकि वो वहीं पर आमरण अनशन पर बैठ गए थे। इस कारण उनका जो स्वास्थ्य था वो बिगड़ने लगा था। महात्मा गांधी का जब स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था तब मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और इन सभी ने महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता करवा दिया था। किसके बीच में?
महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के मध्य समझौता करवा दिया था। यही समझौता पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या है पूना समझौता। इससे आगे देखिए इसका क्या प्रावधान था। तो इसका जो प्रावधान था कि दलित वर्ग के लिए जो आरक्षित सीटें थी उनकी संख्या 71 से बढ़कर के 147 147 कर दी गई थी। कितनी? 71 से बढ़कर के 147 कर दी गई थी। और केंद्रीय विधानसभा में जो इनकी सीटें थी 181, उनको उन जो सीटों की संख्या थी वो भी बढ़ा दी गई थी। ये था हमारा पूना समझौता। अब आता है 1935 का अधिनियम। जो हमारी संसद है इसमें जो हमारा संविधान है उसका अधिकांश भाग 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। 1935 का अधिनियम। 1919 का जो अधिनियम था इससे प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिया था। क्या था? 1919 का जो अधिनियम था इससे प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिया गया था, जिससे 1935 का जो अधिनियम था इसको समाप्त कर दिया गया था। क्या? प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिया और 1935 का अधिनियम था इसको समाप्त कर दिया गया था। 1935 के अधिनियम से अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान था। जो 1935 का अधिनियम था इसे अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान था, जिससे जो देशी रियासतें थीं वो भी इसमें शामिल होनी थी, लेकिन जो संघ के अस्तित्व में नहीं आ पाई। लेकिन जो देशी रियासतें थी वो भी इसमें शामिल होनी थी, लेकिन वो संघ के अस्तित्व में नहीं आई। इससे आगे देखिए जो दिल्ली का जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना कब हुई? केंद्र में जो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना का प्रावधान था। इस सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना थी 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को। न्यायालय कार्यरत हो गया था कब? 1 अक्टूबर 1937। 1 अक्टूबर 1937 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई थी। आगे देखिए भारतीय संविधान का अधिकांश भाग इसी अधिनियम से लिया गया है। कौन से अधिनियम से? 1935 का जो अधिनियम है उससे ही भारतीय संविधान का अधिकांश भाग लिया गया है। आगे देखिए 1937 का प्रांतों में चुनाव। जो 1937 में प्रांतों में चुनाव हुए तो 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे। कितने प्रांतों में? 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे, जिसमें 8 कांग्रेस के और 3 गैर कांग्रेसी सरकार थे। गैर कांग्रेसी में कौन कौन से आते हैं? BSP। B से बंगाल, S से सिंध, P से पंजाब। और जो कांग्रेस के थे इसमें 5 को तो 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था, और एक जो उसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र था उसमें बहुत लगभग बहुमत उनको मिला था कांग्रेस को। 8 में बम्बई में बहुत कम बहुमत लगभग के समथिंग उनको बहुमत मिला था। पश्चिमोत्तर प्रांत और पूर्वोत्तर प्रांत, पूर्वोत्तर में असम राज्य, यहाँ पर जो कांग्रेस थी उसको बहुमत मिला था। आगे देखिए मुस्लिम लीग। जो मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को। कब? 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। किसके द्वारा? इसके संस्थापक थे ढाका के नवाब सलीम मुल्ला खान। कौन थे? ढाका के सलीम मुल्ला खान। और इसके अध्यक्ष कौन थे? बकार उल मुल्क। कौन थे? बकार उल मुल्क थे। आगे देखिए मुस्लिम लीग के सम्मेलन। मुस्लिम लीग के सम्मेलन को हम कैसे याद रखेंगे? मुस्लिम लीग को ढाका में अमृत मिला। इस ट्रिक के माध्यम से हम मुस्लिम लीग के जो सम्मेलन है उनको याद रख सकते हैं। कैसे? ढा से हो गया ढाका, इसमें हुआ था 1906 ईस्वी में सम्मेलन हुआ था।
कहाँ से हो गया? कराची। कराची में 1907 ईस्वी में सम्मेलन हुआ था। अमृत से अमृतसर, अमृतसर में कब सम्मेलन हुआ था? 1908 ईस्वी में। तो ये तीनों लगातार जो सम्मेलन हुए थे, ढाका में अमृत मिला, मीन्स ढाका, कराची और अमृतसर, इन क्षेत्रों में उनको मुस्लिम लीग थी, उनका सम्मेलन हुआ था। आगे देखिए, आगे देखिए, मुस्लिम लीग को ढाका में अमृत मिला था। ढा से ढाका में, का से कराची में, अमृत से अमृतसर में। तो ये मुस्लिम लीग के 3 सम्मेलन हुए थे, ढाका, कराची और अमृतसर। आगे देखिए, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था, ये 1909 में हुआ था। इस अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था। कौन से अधिनियम के तहत? 1909 के अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था। आगे देखिए, 1916 का कांग्रेस के लखनऊ समझौते में कांग्रेस ने मुसलमान को पृथक निर्वाचन मंडल स्वीकार कर लिया था। कहाँ? 1916 का जो कांग्रेस का लखनऊ समझौता हुआ था, उसमें मुसलमानों ने जो पृथक निर्वाचन मंडल मिला था उनको, 1909 के अधिनियम के तहत उसको स्वीकार कर लिया था। आगे देखिए, मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम लीग का सम्मेलन था 1930 में, इसके अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद इकबाल। इनकी जो पुस्तक थी, मोहम्मद इकबाल ने अपनी पुस्तक बग-ए-दर्रा, इसमें इंकलाब शब्द का प्रयोग किया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए, इसको एक बार पुनः जल्दी से रिपीट कीजिए। देखिए, हम डिस्कस कर रहे थे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसके बारे में। तो इससे पहले जो साइमन कमीशन था, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि जो साइमन कमीशन था वो 7 सदस्यीय कमीशन था। 1919 में इस अधिनियम की समीक्षा के लिए 1927 ईस्वी में एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें जो इरविन थे उनके सुझाव पर भारतीयों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। इस कारण जब यह 1928 में भारत पहुंचा तो इस पर गो साइमन बैक के नारे लगाए गए थे। इसके बाद आता है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने 78 अनुयायियों के साथ 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच गए थे। दांडी कहाँ पर है? नवसारी जिला, गुजरात। आगे देखिए, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, इन्होंने किया था। उन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक एक संगठन चलाया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। उसके बाद आता है पूर्वोत्तर क्षेत्र। पूर्वोत्तर क्षेत्र में मणिपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व यदुनाथ कर रहे थे, लेकिन इनको फांसी हो गई थी, तो उनकी बहन रानी गौडनल्यू ने इनका नेतृत्व किया था। इसके बाद आता है गढ़साना क्षेत्र। जो गढ़साना क्षेत्र था, ये पहले मुंबई प्रांत में था, लेकिन अब प्रेजेंट में ये गुजरात प्रांत में है। यहाँ पर सरोजनी नायडू, इमाम साहब और माणिक्यलाल वर्मा ने गढ़साना में जो नमक कारखाना था उस पर दावा बोल दिया था, और ब्रिटिश सरकार ने इसी क्रोध में आकर के निहत्थी जनता को बर्बरतापूर्वक दमन किया था। इसका अमेरिकी पत्रकार बेमबिला ने गढ़साना क्षेत्र का वर्णन भी अपने न्यूज़पेपर में किया था। दक्षिण में श्री राजगोपालाचारी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसके बाद आता है साइमन कमीशन। जो साइमन कमीशन था, इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें 3 गोलमेज सम्मेलन के प्रावधान थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, इसमें गांधी जी ने भाग लिया था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हमने आपको पहले नोट करवाया था कि जो चर्चिल थे, इन्होंने गांधी जी को अदनंगा फकीर कहा था। वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही कहा था। जब गांधी जी ने स्वदेशी को अपनाओ के तहत जो कोट पैंट ऐसे कुछ वस्त्र पहनते थे, वो नहीं पहनते, वो एक सिर्फ सादी धोती लपेटे हुए, लाठी को ले हुए जब वो इंग्लैंड गए, तब वो चर्चिल थे, उन्होंने उनको अदनंगा फकीर कहा था। तो आगे देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, उसमें महात्मा गांधी पुनः वापस आए, तो उन्होंने भारतीय जो जनता थी उसमें उत्साह की कमी देखी, तो इस कारण उन्होंने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको स्थगित कर दिया था। उसके बाद
आता है पूना समझौता। जो पूना समझौता है ये 24 जनवरी 1932 को। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने की थी? रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, इन्होंने 16 अगस्त 1932 को। इसके क्या था ये सांप्रदायिक पंचायत? इसके तहत जो दलित वर्ग था उसको पृथक निर्वाचन मंडल देने का प्रावधान किया गया था। और जब महात्मा गांधी पूना की यरवदा जेल में बंद थे तो उन्होंने वहीं पर आमरण अनशन पर बैठ गए थे। इस कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था। तब मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, इन्होंने महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता करवा दिया था। यही समझौता पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इसके जो प्रावधान थे, इसके तहत जो दलित वर्ग थे उनके लिए जो सीटें थी विधानसभा में 71 से बढ़ा करके 147 कर दी, और केंद्रीय विधानसभा थी उसमें जो सीटें थी 181 बढ़ा दी गई थी। आगे आता है 1935 का अधिनियम। इसी अधिनियम का जो प्रेजेंट में हमारा जो संविधान है उसका अधिकांश भाग 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। और 1919 का जो अधिनियम था इसे प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिया गया था। 1919 के अधिनियम को समाप्त कर दिया गया था और इससे अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान कर दिया गया था, जिसके तहत कुछ देशी रियासतें इसमें शामिल होनी थी लेकिन वो संघ के अस्तित्व में नहीं आई। और केंद्रीय जो सुप्रीम कोर्ट थी उसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को जो सुप्रीम कोर्ट था उसकी स्थापना हो गई थी। और भारतीय संविधान है उसका अधिकांश भाग 1935 के अधिनियम से लिया गया है। इसके बाद आगे देखिए कहाँ गया, इसके बाद देखिए मुस्लिम लीग 1937 में प्रांतों में चुनाव हुए, 11 प्रांतों में चुनाव हुए, जिसमें 8 में कांग्रेस, 8 जो प्रांत थे उसमें कांग्रेस थी और 3 जो प्रांत थे उसमें बंगाल, सिंध और पंजाब, इसमें गैर कांग्रेसी सरकार थी। 1937 में 11 प्रांतों में चुनाव हुए। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को। किसके द्वारा? ढाका के जो नवाब थे सलीम मुल्ला खान। इसके अध्यक्ष कौन थे? बकार उल मुल्क। मुस्लिम लीग का सम्मेलन, इसकी ट्रिक हमने आपको बताई थी। मुस्लिम लीग को ढाका में अमृत मिला। ढाका, कराची, अमृतसर। ढाका में 1906, कराची में 1907, अमृतसर में 1908 में मुस्लिम लीग के सम्मेलन हुए। पार्लियामेंटरी सुधार अधिनियम 1909, इसके तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल देने का प्रावधान किया गया था। 1916 का जो कांग्रेस का जो लखनऊ समझौता था इसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल स्वीकार कर लिया गया था। मुस्लिम लीग का 1930 का जो सम्मेलन हुआ था इसके अध्यक्ष थे मोहम्मद इकबाल, और इन्होंने अपनी पुस्तक बग-ए-दर्रा में इंकलाब शब्द का प्रयोग किया था। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू।